हेलो मेरे भाई, आशा है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हो गए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। जी हाँ, और वीडियो में जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा की जाएगी और उसी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो पेपर से रिलेटेड आपको बताना मुझे लगता है ज़रूरी है। उन सब के ऊपर भी जो है चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर के आपका जो है बाय एंड लार्ज वीडियो जो है कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, स्किप मत करना और चीज़ें जो है समझने की कोशिश करना। कुछ चीज़ आप समझ के ही जाओगे, वीडियो देखोगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है ना। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पेपर का लेवल क्या था, ठीक है ना। कोई भी जब रिजल्ट आपका घोषित होता है, किसी भी चीज़ की जब कट ऑफ बनती है तो कट ऑफ हाई या लो जाती है। अगर पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा इजी था तो कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलती है। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ था तो कट ऑफ आपको मेरे भाई लो देखने को मिलती है। सब कुछ जो है पेपर का लेवल क्या है ये चीज़ जो है आपका डिसाइड करती है कट ऑफ, ठीक है ना मेरे भाई। तो बात क्या है कि हिंदी देखते हैं अपन ना, हिंदी कैसी थी। तो हिंदी मॉडरेट टू हार्ड लेवल की थी पेपर में। हिंदी के कई क्वेश्चन बेहद लेंदी थे, बेहद बड़े बड़े थे, जिनको पढ़ने में मेरे भाई समय लगा है। तो जो है हिंदी को मॉडरेट टू हार्ड लेवल में काउंट किया जा रहा है। ये एक कारण है कि पढ़ने में समय लगा है। दूसरा कारण रियली में टफ थे वो क्वेश्चन हिंदी के, ठीक है ना। कई ऐसे क्वेश्चन थे तो हिंदी को जो है आप मॉडरेट टू हार्ड लेवल में डाल सकते हो। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश भी आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल में थी मेरे भाई, ठीक है ना। इंग्लिश आपका हार्ड थी, मॉडरेट टू हार्ड थी, ठीक है ना। अब मॉडरेट टू हार्ड का मतलब क्या होता है? मॉडरेट टू हार्ड का मतलब होता है कि किसी भी सूरत में इजी तो थी ही नहीं, ठीक है ना। इजी तो थी ही नहीं। जो आपके क्वेश्चंस थे वो या तो मॉडरेट थे यानी कि बीच के लेवल के थे, या हार्ड थे, ठीक है ना, या बीच के लेवल से भी ज़्यादा थे। तो ऐसे जो शिफ्ट है इनको आप टफनेस के अगर आधार पर देखेंगे तो मान लीजिए आप 100% में से इसको टफनेस बताना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा टफ था 100 में से, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर 80 टू 85% जो है टफ की श्रेणी में, टफ की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना। अगर कोई शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड है तो वो 80 टू 85% टफ की श्रेणी में पहुंच जाता है। वहीं अगर कोई शिफ्ट इजी टू मॉडरेट होता है तो वो 40 से 45% जो है टफनेस की कैटेगरी में पहुंचता है। लेकिन यहाँ क्योंकि आपका मॉडरेट टू हार्ड है तो ये आपका 80 टू 85% जो है टफ की श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा। ये जो है आपका एक तरीके से टफ की ओर यानी कि हार्ड की ओर ज़्यादा झुकाव रहता है, ठीक है ना, लेवल का, जब मॉडरेट टू हार्ड रहता है। बात करते हैं दोस्त मैथ्स की। मेरे भाई मैथ्स में बड़े बड़े क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, जिस कारण मैथ्स को हार्ड बताया गया है। मैथ को जो है मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है इससे रिलेटेड, उन्होंने कहा है मैथ्स में बहुत टाइम लगा भाई सॉल्व करने में और पूरा दिमाग ख़राब हो गया मैथ सॉल्व करते करते। बहुत ज़्यादा लेंदी थे और कैलकुलेटिव था, इस कारण से मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड थी। साथ ही जो है जीके जीएस की बात करोगे, करंट की बात करोगे, तो आपको ये भी मॉडरेट टू हार्ड लेवल की थी। वैसे हमेशा हर ही पेपर में आप जीके जीएस को मॉडरेट टू हार्ड ही लेवल रहता है, क्योंकि कुछ डिसाइड नहीं रहता ना मेरे भाई जीके जीएस कहाँ से आने वाली है। मैथ का डिसाइड है, हिंदी का डिसाइड है, इंग्लिश का डिसाइड है, क्या क्या आ सकता है। जीके जीएस तो कहीं से भी पूछ सकते हैं ना, तो कुछ डिसाइड नहीं रहता, जिस कारण से मॉडरेट टू हार्ड ही रहती है। तो मॉडरेट टू हार्ड ही रही है यहाँ पर भी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं भाई रॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है भैया, 500-500 रुपये लग रहे हैं आपके रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, दिक्कत तो है ही। 500 रुपये बहुत होता है भाई बेरोजगारों के लिए, 50 रुपये रख देते तो ठीक रहता, लेकिन ठीक है मेरे भाई 500 रुपये रख लग रहे हैं आपको जो है रॉन्ग क्वेश्चन को लेकर के। हिंदी और जीके जीएस में जो है बहुत ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन है, बच्चे ऐसा बता रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं हिंदी में कुछ क्वेश्चन रॉन्ग है और जीके में जो है कुछ क्वेश्चन रॉन्ग है, जिनको लेकर के वो जो है ऑब्जेक्शन करेगी, रिप्रेजेंटेशन लगाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे जो है कट ऑफ प्रभावित होगी। अब इन क्वेश्चंस को ठीक करा जाएगा या जो भी होता है वो आपको जो है फाइनल कट ऑफ में देखने को प्रभाव इसका मिलेगा। एक क्वेश्चन से मेरे भाई 100-150 लोग, 200-300 लोग बाहर हो जाएंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन भी सही है ना तो इसका मतलब है आप ऑलरेडी 300-400 लोगों से ऊपर पहुंच चुके हो, ठीक है ना। अभी की बात कर रहा हूँ, जे प्री के बाद जो मेंस हो रहा है इसमें।
वैसे तो अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो हज़ारों लोगों से ऊपर पहुंच जाते हो आप, हाल क्या एक क्वेश्चन ठीक होते ही साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपका एक क्वेश्चन का भी अंतर आता है तो आप कई 100 लोगों से ऊपर जो है पहुंच जाओगे। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, रॉन्ग क्वेश्चन रहे हैं। अब रॉन्ग क्वेश्चन रहे हैं ये ठीक है मेरे भाई, रॉन्ग क्वेश्चन दिक्कत क्या करते हैं ना, अभी तो चलो ठीक है पता चल गया रॉन्ग क्वेश्चन है, ये रॉन्ग क्वेश्चन दिक्कत करते हैं पेपर के टाइम। जब आप पेपर दे रहे होते हैं जिस समय, और उस समय आपको समझ में नहीं आता है ये कैसे यार, ये कैसे हो सकता है, उस समय दिक्कत करते हैं, आपका टाइम खा जाते हैं मेरे भाई रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। OMR बनना पड़ती है ना जिसमें, उसमें तो और ज़्यादा जो है टाइम की खपत हो जाती है, उसमें तो समझ ही में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना, एक बार गलत तो फिर गलत, भर गया गलत तो भर ही गया गलत, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अनएबल टू अटेम्प्ट फुल पेपर ड्यू टू सम रीजन। बच्चे जो हैं बता रहे हैं, कुछ लोगों ने बताया कि वो पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है ना, दिक्कत हुई उनको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने में, क्योंकि क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन थे, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब वो जो आएगा व्यक्ति को वो तो क्वेश्चन पढ़ेगा ही, और पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करेगा ही, इस कारण से कई क्वेश्चन ऐसे रहे जो छूट गए बच्चों के, ठीक है ना, जल्दीबाजी में छूटते चले गए, समय इतना रहता नहीं भाई। OMR भरनी है आप लोगों को, ये OMR भरनी है, इसमें भी टाइम ही लगता है, और एकदम से भड़बड़ी मची रहती है कि भाई क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ऐसा ऐसा करके। तो कई सारे रीज़न रहे ड्यू टू, जो मैंने बताया ना अभी एक रॉन्ग क्वेश्चन वाला, रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से भी कई बच्चों का टाइम गया, वहाँ कन्फ्यूज़न में बैठे रहे, ये कैसे हो सकता है, उसको लेकर के सोचा विचारी करी। मैथ्स में लेंदी क्वेश्चन थे, हिंदी में भी थोड़े बहुत लेंदी क्वेश्चन थे, जिनको लेकर के बच्चों का समय बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ तो वो अनेबल रहे कई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। कई सारे का मतलब है 4 5 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया अगर एक क्वेश्चन का भी अंतर आता है तो 300-400 लोगों से ऊपर पहुंच जाओगे तुम। तो 4 5 6 क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट करने में अनेबल रहे जो उनको आ सकते थे, ठीक ठीक। इसके अलावा भी एक रीज़न है, वो ये है बच्चों ने सिली मिस्टेक करी है। मेरी जो बात हुई है वो ये बता रहे हैं कि करीब दो, वो कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो उन्होंने सिली मिस्टेक में गलती कर दी। बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत हुई है, सिली मिस्टेक हुई है बच्चों से जल्दीबाजी में, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी था, समझ में आ नहीं रहा था, समय लिमिटेड था, जिस कारण से सिली मिस्टेक भी करी है बच्चों ने 2-3 क्वेश्चंस को लेकर के। तो ये 2-3 क्वेश्चन भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं आपके कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। ये कुछ रीज़न हुए। अब बात करते हैं भाई एवरेज करेक्ट अटेम्प्ट के बारे में, कि बच्चों ने कितना अटेम्प्ट जो है वो करेक्ट किया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 22 क्वेश्चन हिंदी में एवरेज जो है करेक्ट किए गए हैं बच्चों के द्वारा। ये 22 में जो है 2 कम भी हो सकते हैं और 1 ज़्यादा भी हो सकता है, वेरी कर सकता है ना डाटा आपके हिसाब से, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि आप एवरेज में हो सकता है आप हिंदी आपकी अच्छी हो तो आपने 25 ही अच्छी करे हो। ये एक एवरेज की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो एवरेज हिंदी में 22 क्वेश्चन बच्चों ने ठीक किए हैं, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन ठीक किए हैं, मैथ्स में भी 20 क्वेश्चन ठीक किए हैं, और जीके जीएस में 15 क्वेश्चन ठीक किए हैं। इससे ज़्यादा आपका एवरेज नहीं आने वाला, इतने ही एवरेज आएगा, इससे ज़्यादा आपका एवरेज देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा 20-20 40 और 22 और 15 आपका 77 हो गया। 77 लगभग लगभग बच्चों ने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं यहाँ पर, 77, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, 77 क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट करे हैं बच्चों ने। तो यहीं से आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कट ऑफ के बारे में कि कितना क्या रह सकती है। चलिए आगे भी बात करते हैं। हाँ भाई, आ गई आपकी कट ऑफ, टोटल मार्क्स के आधार पे कट ऑफ बताता हूँ आपको। प्री में आपका 100 मार्क्स का जो पेपर हुआ था उसका, और अभी मेंस में जो आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ है उसका, तो टोटल जो है आपका 200 मार्क्स में से आपका कट ऑफ है मेरे भाई, ठीक है ना। क्या कट ऑफ रह सकता है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देख लो। अगर आप इस श्रेणी में आ गए ना, जनरल में 166, ओबीसी में आप 165, ईडब्ल्यूएस में 162, एससी में 150। भाई एसटी वाले सुन लो यार, एसटी वाले 140, मैंने जो है जितना जो समझ में आया दिमाग चला और सब देख करके, तो मैं उतना आपको बता रहा हूँ 140 नंबर। बाकी मेरे पास डाटा है नहीं एसटी वालों का, तो बस एक अंदाजे के आधार पर मैंने एसटी के लिए बताया, तो लेकिन मेरे पास डाटा है नहीं यहाँ पर एसटी वालों का, ठीक है ना। और बाकी कैटेगरी का तो और ही डाटा नहीं है, कोई नहीं मिला मुझे। जितना जो मिला है वो आप यहाँ इतना समझ सकते हो, बाकी ये सारा कंफर्म ही समझो आप, ऐसा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। जनरल में 166, ओबीसी में 165, ईडब्ल्यूएस में 162, एससी में 150 और एसटी में 140। अगर आप इतने इतने नंबर ला रहे हो तो अपने आप को समझ लो सेफ, और जो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने लगो, क्योंकि हाई चांसेस हैं कि आपको आगे जो है
प्रक्रिया में बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपका जो है सिलेक्शन पक्का ही समझिए लगभग आप लोग, क्योंकि इतने में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मुझे पता चल रहा है ये ठीक ठाक ही कट ऑफ है। बाकी इतनी अगर नहीं भी जाती है कट ऑफ तो आप इससे 3 नंबर और 4 नंबर जो है 3-4 नंबर जो है कम भी समझ सकते हैं कट ऑफ, ठीक है ना। ये मैंने एक कंफर्म कट ऑफ बताई है। अगर आपका इतना है तो 100% आपका लगभग चांसेस है कि हो ही जाना है, ठीक है ना। बाकी आप 4 नंबर कट ऑफ जो है कम भी देखने को मिल सकता है आपको, तो 4 नंबर आप कम भी इससे समझ सकते हैं, लेकिन इतना है तो आप अपना कंफर्म समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यही कुछ ज़रूरी बातें थी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी वालों के लिए करनी थी। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है जा कर के बता दीजिए। उसका भी जो है उससे रिलेटेड भी जो है उचित क्वेश्चन होगा वो उसका जो है सही से आंसर दिया जाएगा, समझा जाएगा चीज़ को, और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी वीडियो बना के आप लोगों को चीज़ों से अवगत कराया जाएगा। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। रिज़ल्ट कब तक आएगा ये भी एक क्वेश्चन था, चलो इसके बारे में भी बताता हूँ बॉस। रिज़ल्ट आपको देखा आपने 2 तारीख को आपका पेपर हुआ था, ठीक है मेरे भाई। 2 तारीख को पेपर हुआ था ना आपका, कितने दिन में आ गया आपका आंसर की? 10 तारीख को आपका आंसर की आ गया, 8 दिन में आंसर की आ गया ना। पहले प्री में क्या सिस्टम चल रहा था आप मुझे बताइए? प्री में भी तो यही सिस्टम चला था ना। प्री में आपको विद इन अ मंथ, ठीक है ना, 1 महीने में जो आपको रिजल्ट देखने को मिला था। मुझे जहाँ तक याद है 17 दिसंबर को पेपर हुआ था और जो है 19 जन को आपको जो है पेपर देखने को मिल गया था। 1 महीने में पेपर देखने को मिल गया था, जहाँ लाखों बच्चे थे, उनकी OMR शीट स्कैन करनी थी, रॉन्ग क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन ले लेते, इन सब प्रक्रिया में जो है 1 महीने का समय लगा था रिजल्ट बनाने तक। तो अब तो यहाँ पे कुछ हज़ार बच्चे ही हैं, ठीक है ना, कुछ हज़ार बच्चे ही हैं जिनके लिए जो है रिजल्ट तैयार करना है। उनका नाम भी ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड है, नए सिरे से नाम भी नहीं जोड़ना, ऑब्जेक्शन भी कुछ मतलब आएंगे तो उनको देख लेंगे हाल के हाल, और प्रक्रिया वही चल रही है। 8 दिन बाद आपका आंसर की आ गई, तो आप समझ सकते हैं आपको रिजल्ट अप्रैल लास्ट तक देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। अप्रैल लास्ट या जो है मई स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा। वही प्रक्रिया रहने वाली है जो प्री में रही। जब प्री में लाखों बच्चों का इतनी जल्दी दे दिया, तो यहाँ तो हज़ारों बच्चे हैं, कुछ हज़ार बच्चों का तो जल्दी आ ही जाएगा रिजल्ट, एक कॉमन सेंस की बात है। बाकी देखते हैं, रिजल्ट से रिलेटेड कोई ऑफिशियल तो न्यूज़ आई नहीं है अभी, एक चीज़ ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अप्रैल लास्ट तक और मई स्टार्टिंग तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।